Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331 4444, 2371 7106 or 2371 7117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह हम आपके प्रश्न भी आज प्रोग्राम में सीधे शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु याद रखिएगा कि इस कार्यक्रम में हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 भी डायल करें। प्रश्नों के जवाब देने और चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम टू यू शरद। नमस्कार सोनू, नमस्कार राजेश और सभी श्रोताओं का मेरा दिल से अभिनंदन। और अब शुरुआत करते हैं हेडलाइन से, जिन्हें आप तक ला रहे हैं राजेश लेक। Domestic stocks witnessed modest gains during the week ended yesterday. Sensex closes above 58,300. Nifty finishes above 17,350 level. Rupee log weekly loss of 50 paise against the dollar, and U.S. equity indices decline amid investors' concern over inflation. कल समाप्त सप्ताह के दौरान घरेलू सूचकांक मामूली बढ़त में रहे। सेंसेक्स 58,300 के ऊपर बंद हुआ। निफ्टी 17,350 के स्तर को पार कर गया। रुपए में डॉलर के मुकाबले 50 पैसे की साप्ताहिक गिरावट हुई दर्ज, और मुद्रास्फीति को लेकर निवेशकों की चिंताओं के बीच अमेरिका के शेयर बाजारों में आई गिरावट। शुरुआत करते हैं शेयर बाजारों से। कल समाप्त कारोबारी सप्ताह के दौरान प्रमुख घरेलू सूचकांक मामूली बढ़त में रहे। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों रिकॉर्ड उच्चतम समापन स्तरों पर पहुंच गए। सेंसेक्स 58,300 के स्तर से ऊपर और निफ्टी 17,350 के स्तर से ऊपर बंद हुए। अवकाश के कारण 4 सत्रों के कारोबारी सप्ताह में दोनों सूचकांक लगभग 0.3% की बढ़त में रहे। सप्ताह के दौरान बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% की कुल तेजी से 175 अंक बढ़कर 58,305 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.26% की वृद्धि से 46 अंक बढ़कर 17,369 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों सूचकांकों का प्रदर्शन सेंसेक्स से बेहतर रहा। मिड कैप सूचकांक 1.33% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.24% की वृद्धि दर्ज हुई। इस बीच हमारे आज के पहले श्रोता संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से। संजय जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा एक सवाल है, आई एम वेरी कंफ्यूज। ये दुबई ने क्या पैक्ट किया हुआ यूएसए के साथ कि $1 की कीमत हमेशा 3.67 दिरहम रहती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? जी हाँ संजय जी, बिल्कुल आपने ठीक। तो इसको हम अंतर्राष्ट्रीय फॉरेन एक्सचेंज की भाषा में इसको हम पेग्ड करेंसी बोलते हैं। तो दो देश आपस में बायलैटरल पैक्ट करते हैं जिसके अंतर्गत वो ये निर्णय लेते हैं। तो यूएई की दुबई यूएई में है, यूएई की करेंसी दिरहम है और यूएस की हम सब जानते हैं डॉलर है। तो यूएई और यूएस में पैक्ट हुआ है कि उनकी करेंसी फ्लक्चुएशन आपस में नहीं होगी। इसका मतलब जिस दर से यूएस
इंटरनेशनल मार्केट में यूएस डॉलर चढ़ेगा, उसी दर को पेग करता हुआ दिरहम भी चलेगा। तो इसलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर मैं आपकी बात को और प्रिसाइज करना चाहूं तो एक दिरहम $1 3.665 और 666 के आसपास घूमता है। जी हाँ, आप 6-7 कह सकते हैं। तो जब डॉलर चढ़ेगा तो दिरहम उसके साथ रहेगा। इसका मतलब अगर आप यूएई जैसे देश में व्यापार करते हैं या वहां पर करेंसी का आदान प्रदान करते हैं तो आपको हमेशा $1 के 3.6 मिलेंगे। भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाकी करेंसियों के मुकाबले यूएस डॉलर घट बढ़ जाए, पर दिरहम के मुकाबले नहीं बढ़ेगा। इसको हम पेगिंग का करार कहते हैं, जो दो देशों के बीच में फॉरेन एक्सचेंज का करा जाता है। Om Prakash from Delhi joins us now. We welcome you. नमस्कार सर, मैं ओम प्रकाश झा बोला था दिल्ली से जी। मैं कह रहा था सर, ये जो पब्लिक इशू आती है, जैसे ब्लैक लिस्ट हो जाती है कंपनी, तो उसके शेयर के क्या होते हैं सर? देखिए, पब्लिक इशू अगर आती है और ब्लैक लिस्ट हो जाती है तो ब्लैक लिस्ट हो जाती है तो फिर तो पब्लिक इशू आता ही नहीं है। और मान लीजिए पब्लिक इशू आने के बाद अगर आप पूछ रहे हैं कि आईपीओ आ गया और उसके बाद अगर पब्लिक इशू आ रहा है और ब्लैक आने के बाद ब्लैक लिस्ट हो जाती है, तो जी हाँ, ब्लैक लिस्ट हो जाती है तो उसके शेयर्स पे ट्रेड नहीं होते। दुर्भाग्यवश होगा अगर ऐसा होगा। दुर्भाग्यवश मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितने भी निवेशकों ने उस कंपनी के शेयर्स लिए होते हैं और किसी कारण से, बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण ब्लैक लिस्ट हो जाता है, तो अगर किसी कारण से ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो उसको फिर ट्रेडिंग से हटा लिया जाता है, वहां उसके शेयर्स ट्रेड नहीं होते हैं। और ये दुर्भाग्य होता है, यही मैं कह सकता हूं प्रकाश जी, उन निवेशकों का, क्योंकि जब तक वो वापस वैध नहीं होता है तब तक के लिए उन शेयर्स की ट्रेडिंग रोक दी जाती है। बहुत सारे कारणों से होता है। कंपनी ने कोई ऐसी गतिविधि करी हो, कोई इलीगल एक्टिविटी में कंपनी पकड़ी गई हो, या कंपनी के डायरेक्टर प्रोमोटर्स के साथ कुछ ऐसा हुआ। बहुत सारे कारण है, पर मैं उम्मीद करता हूँ आपका ऐसी किसी कंपनी में निवेश ना ही हो तो अच्छा है, हो जाए तो फिर आपका पैसा उसमें उतने दिन तक फंसा रहता है। अब अगली कॉलर है हमारे साथ थाने से गुरुनाथ जी, स्वागत है, सवाल पूछे। जी नमस्ते सोनी जी। जी नमस्ते। सोनी साहब को भी नमस्ते। नमस्कार गुरुनाथ जी। सर मेरा ये सवाल है, जो चाइना ने जो रेगुलेशन लाया है सर, वहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका जो एक्सेस प्रॉफिट होता है वो पब्लिक में बांटने की बात कर रहे हैं वो सर। क्या हमारे देश में भी ऐसा कुछ पॉलिसी आ सकती है कि पॉसिबल है सर? ये अपनी गवर्नमेंट को, हमारे भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है और अच्छा खासा उनका प्रॉफिट भी है। देखिए, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, हम ये सब जानते हैं। आपने भी अगर अर्थशास्त्र बेसिक पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा हो तो मैं बता देता हूँ, चाइना एक पूरी तरह से कम्युनिस्ट कंट्री। कम्युनिस्ट इकोनॉमी का फीचर ये होता है कि वहां पर सब चीज पब्लिक डोमेन में रहती है, मतलब सरकार ही ज्यादातर क्षेत्रों को कंट्रोल करती है। हालांकि मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि आज की डेट में चाइना में करीब 40% बिजनेस निजी क्षेत्र भी चलाता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सरकार चलाती है, पर प्रिडोमिनेंटली, हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कि मुख्यतः जो है वो वहां पर सरकार का रोल रहता है। तो अब वो प्रॉफिट बांटते हैं। जी हाँ, कम्युनिस्ट इकोनॉमी में तो क्योंकि जनता के लिए चलती है, जनता में बांटे जाते हैं कुछ कंपनी। भारत में भी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, यहाँ पर भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, आपको पता होगा। कुछ निजी क्षेत्र के हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर के हैं। तो उनको जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज में जिन निवेशकों का पैसा लगा रहता है वो उनको बकायदा डिविडेंड दिया जाता है। और प्राइवेट कंपनीज में भी जहां जहां निवेशकों का, रिटेल शेयर होल्डर्स का पैसा है, उनको बकायदा डिविडेंड, जब प्रॉफिट पे अनाउंसमेंट होता है तो उस पर बकायदा डिविडेंड मिलता है। तो ऐसे जनरली लोगों को बांट दिया जाए, बड़ी बड़ी कंपनीज अगर निजी क्षेत्र की आप कहेंगे तो ऐसा तो नहीं होता है और ना ही होने के चांस है, और ऐसा चीन में भी नहीं होता है। ये मैं आपको बता दूं, जो निजी क्षेत्र की कंपनी है केवल उसके निवेशकों के हाथ में डिविडेंड बांटा जाता है। ऐसा नहीं होता कि आम आदमी को भी उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए। ऐसा कम्युनिस्ट इकोनॉमी में भी नहीं होता है। तो मैं आपको ये स्पष्टीकरण दे रहा हूं। उम्मीद है कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार एक कम्युनिस्ट इकोनॉमी काम करती है। From New Delhi, we are joined in by J.S. Tanuja. We welcome you. Hello. हेलो। हाँ जी, बोलें, सवाल पूछें। This is J.S. Tanuja from New Delhi. First of all, I'm very much thankful and grateful to Kohli ji and the team for, especially Mr. Kohli, the way he replies in a very lucid, simple manner, yet very knowledgeable manner. Now, coming to my question is that when we open the technical chart, what is the basic or the primary thing that we see? Please elaborate on it. As a layman, what should we see when we open the chart? Mr. Saluja, first of all, thanks for your
and I think our entire Market Mantra team deserves the appreciation which you, or the words which you use. See, technical analysis is a method of forecasting and studying the movement of stocks. When you plot the price of a stock in a graph, you get a pattern. एक pattern उभर के आता है, and that pattern indicates the movement of the stock. That is what technical analysis is. You can also do some stock forecasting by using these charts. Now, see, Mr. Saluja, I respect your interest in technical analysis because normally short-term predictions of a stock are done on the basis of moving averages, moving average convergence, divergence, the various patterns which are formed, flag and pole pattern, inverted shoulders, shoulders pattern, inverted bottom, double top. I mean, there are so many patterns which are formed in technical analysis. So, Mr. Saluja, this is a complete field of study. So in these 2 minutes, 1 minute, 2 minutes, I mean, it is impossible for me to explain you the entire concept, but I can tell you basically technical analysis is about forecasting the price of a stock on the basis of the charts which are formed on a graph. So if somebody studies this in detail, then yes, you can make a forecast which sometimes turns out to be true. Sometimes it becomes very accurate. But we have seen technical analysis also fail. So the best way to analyze the chart, Mr. Saluja, is a combination of fundamental analysis, a combination of technical analysis, and studying the macroeconomic and sectoral factors also. So when you do a combined study, you are able to do better forecasting than only on technical analysis. That's my personal view. और अब हम स्वागत करना चाहेंगे दिल्ली से सतीश का। सतीश जी नमस्कार, सवाल पूछे। हाँ जी, नमस्कार जी मैडम जी। सर जी, अक्सर ना जैसे हमारी करेंसी को ना डॉलर से कंपेयर किया जाता है कि भाई डॉलर 75 का हो गया तो वो इतनी डाउन हो गई है, लेकिन अगर आप 1950 से और अब तक का खाने पीने के सामान से या प्रॉपर्टी से कंपेयर करें तो खाने पीने के सामान में तो हजारों % की गिरावट आई है और प्रॉपर्टी के उसमें तो लाखों और करोड़ों % हमारी करेंसी डाउन हुई है। जैसे 1950 में ना घर के खर्चे के लिए 10 रुपए काफी थे और 1000 रुपए में ना आप दिल्ली में कहीं पे भी मकान खरीद सकते थे। मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने दिल्ली के सारे सिनेमा हॉल पे वीडियो बनाई है। जो 1980 में सिनेमा हॉल से बने वो 10 लाख रुपए के बने हुए 3000 गज के। तो सर उस हिसाब से देखा नहीं जा रहा कि भी करोड़ों % नीचे आई है प्रॉपर्टी में ये जो हमारी करेंसी है कि भाई मकान खरीदने में या घर के सामान के लिए जो। चलिए सतीश जी, आपके प्रश्न का मैं तथ्य समझ गया हूं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। देखिए, 1944 में एक ब्रेटन वुड्स नाम का एग्रीमेंट हुआ था जो न्यू हैम्पशायर में हुआ था। उस एग्रीमेंट के मुताबिक US डॉलर को अंतरराष्ट्रीय करेंसी घोषित किया गया था और कुल वर्ल्ड इकोनॉमी में आपको आज बड़ी रोचक जानकारी देता हूं। कुल दुनिया की जो सारी इकोनॉमी है करीब 80 और 90 ट्रिलियन डॉलर के बीच में, अभी पहले 90 थी, कोरोना की वजह से थोड़ा नीचे आया है। उसमें से करीब 23 से 25 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ अमेरिका। तो अमेरिका का दबदबा अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए US डॉलर को ग्लोबल करेंसी माना जाता है। मैं आपको और आंकड़े भी दे सकता हूँ, 60% फॉरेक्स ट्रेडिंग US डॉलर में होती है। अब आपकी बात थी कि भारत में इतनी जो महंगाई बढ़ी है, देखिए जब चीजों की कीमतें बढ़ती हैं तो इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति जिसको हम कहते हैं, वो साल बर साल अब इस समय 5-6% के बीच में चल रही है, उसके अनुसार बढ़ती है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उसी के अनुसार डिसाइड होता है, उसी के अनुसार प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ती हैं, उसी के अनुसार खाद्य पदार्थों की प्राइसेस बढ़ती हैं और उसी के अनुसार बास्केट ऑफ करेंसी से एक करेंसी का दूसरी करेंसी से जो रेट फिक्स किया जाता है। आपने एक ऐसी चीज पूछी है सतीश जी, जिसके लिए पूरा एक लेक्चर चाहिए, कम से कम 1-2 घंटे का, तब मैं आपको इसको विस्तृत तौर पे समझा सकता हूं। पर मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है, एक स्केच खींच दिया। अब इसके बीच में आप रंग भरें और आप समझ जाएंगे, आप काफी जागरूक श्रोता हैं तो आप अंदाजा लगा पाएंगे। अब आप इसी का धीरे धीरे हर कैप्सूल में मार्केट मंत्रा के पूछते रहिए, मैं आपको इसकी गहराइयों में ले जाता जाऊंगा, तो आपको मैं उम्मीद करता हूं उसके अंत में आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसा क्यों है। Haris Dahiya now joins us from Delhi. Mr. Dahiya, we welcome you. Sir, namaskar. Namaskar. I have got 2 small questions to Kohli ji. Ji. Yeah. One is that I want to use his voice and his participation in raising this issue that previous Congress government used to develop the equity culture and many benefits were given to the people who were investing in the stock market.
The present government has started long-term gain, short-term gain, STT, stamp duty, income tax. और कितना आम आदमी को स्क्वीज कर रहे हैं. I mean, it's too much. Now, in case the local investors, one minute, Mr. Dahiya, please. let's hear your second question, please. 1 minute, please. If the local investors are there, the FIIs cannot, move the market as per their own choice. No, we've got your point. Can we please have your second question? Yeah, this was the second question, I think. This was the second question. Mr. Dahiya, you see, this is not, first of all, a political platform. This is not a platform where we, raise issues about what previous government does, what this government does. This is a conceptual platform. Nevertheless, I'll answer your question. See, equity culture, if you compare over the number of years, let us not talk of Congress or BJP or any political aspect in it. Equity culture has grown. You will be surprised to know, Mr. Dahiya, 1.42 crores demat accounts, traders have been added in just 1 year. So it is not that this government, without favoring or being against any government, I can tell you conceptually that equity culture is growing. In fact, you see the movement in markets. That is why FIIs and DIIs are also investing money. Your concern is correct that FIIs, when they invest, the market moves. See, whenever big money is invested in the market, I would say even DIIs, when they invest, the market moves. So whenever big money comes to the market goes up or down. You see, जब भी ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा पैसे के शेयर, तो नेचुरल बात है कि शेयर मार्केट में आपको मूवमेंट दिखाई देगा. इनफैक्ट कई बार तो ऐसा भी होता है कि FPIs अपना हाथ पीछे खींचते हैं और DIIs जो डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स संभाल लेते हैं बाजार. बहुत बार ऐसा होता है सोनू कि FIIs ने किसी उसको मैच करता हुआ DII उसको बैलेंस आउट कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है. तो दोनों तरफ से हो रहा है. और जहां तक आपकी बात है टैक्सेस लग रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो दहिया साहब बहुत पहले से चल रहे हैं. और जहां तक STT की बात है, जी हाँ, STT अभी बहुत साल हो गए, बहुत नया टैक्स नहीं है STT. तो टैक्सेस लिए जाते हैं, लोग कमाते हैं तो सरकार को देते हैं, जिससे देश चलता है. इतनी सारी वेलफेयर स्कीम्स चलती है. आपको इस बात से रोष है, इस बात का हम सम्मान करते हैं, पर ये भी तो फैक्ट है कि देश भी तो टैक्सेस से ही चलता है. देश भी तो जब लोग टैक्स भरते हैं, और ये तो परंपरा युगों से चले आ रही है. राजा लोग थे, वो भी टैक्सेस लेते थे, तो टैक्सेस से ही चलता है. तो इसको हमें खुशी से स्वीकार करना चाहिए. यहाँ पर कोई कांग्रेस, बीजेपी, इन सब बातों की अहमियत है. कोई भी सरकार होगी दहिया साहब, तो टैक्सेस तो लेगी, तभी देश को चलाया जाएगा. May we request all our listeners to stick to the business, economic and stock market matters only. और आइए अब चले मुंबई, जहां से रविकांत तिवारी हैं हमारे अगले श्रोता. रविकांत जी नमस्कार, सवाल पूछें. हाँ नमस्कार, मार्केट मंत्री की टीम को जी. हाँ, जैसे कि मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया है, बहुत से ब्रोकर जो डिफॉल्ट हो गए थे पिछले 1.5 साल में. हाँ जी. तो उसमें मेरा भी एक था BMA वेल्थ क्रिएटर, जिसको डिफॉल्टर डिक्लेयर किया था एक्सचेंज ने. तो उसमें से NSE ने तो दे दिए पैसे, बट BSE नहीं दे रहा है. वो बता रहे हैं कि आपने अपने शेयर प्लेज करके रखे थे, इसके लिए नहीं मिलेगा आपको. जबकि मैंने कोई करार नहीं किया था ब्रोकर के साथ. और उन्होंने HDFC बैंक को प्लेज करके सब लोन ले लिया पैसे, जैसे कि कार्वी का केस हुआ था सर. मैं समझ गया. तो अभी ये सिचुएशन में वो देने से मना कर रहे हैं, जबकि मेरा 95% ट्रांजेक्शन BSE पोर्टल पे हुआ है. समझ गया आपकी बात. रविकांत जी, बात आपकी समझ आ गई. बहुत दुर्भाग्य की बात है, और हमें पूरी सहानुभूति आपसे कि आपका इतना नुकसान हुआ है. जी हाँ, अगर किसी ब्रोकर ने आपकी बगैर मर्जी के शेयर्स प्लेज करके उसके अगेंस्ट लोन लिया है, तो उसका खामियाजा न केवल ब्रोकर बल्कि उस रिटेल इन्वेस्टर को भी भुगतना पड़ता है. आपने बिल्कुल ठीक कहा. देखिए, इसमें क्योंकि आपके पास सेबी के पास कोई रिकोर्स नहीं है, क्योंकि प्लेज आपने उनको पावर ऑफ अटर्नी दी हुई थी, उसके आधार पर उन्होंने प्लेज कर दिए गलत तरीके से. पीछे कार्वी का केस भी हुआ था, और भी पीछे हिस्ट्री में हम देखें तो 1-2 बार ऐसा दुर्भाग्यवश हुआ है. तो इसमें अब आपके पास आपके और ब्रोकर के बीच का मामला ये ले दे के आ जाता है. तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लीगली कोई वकील के थ्रू लीगली आप ब्रोकर के ऊपर एक केस डाल सकते हैं रिकवरी का, कि मैंने आपको शेयर्स दिए थे, आपने मेरे शेयर्स मेरे बिना मर्जी के प्लेज कर दिए, और प्लेज करके आज मुझे उसका हर्जाना नहीं मिल पा रहा है. तो आप इसको लीगल जा सकते हैं. सेबी में क्योंकि रिकोर्स नहीं है, क्योंकि शेयर्स प्लेज हो चुके हैं, तो प्लेज करके राइट हो जाती है, और वो उससे रिकवरी उन शेयर्स में से कर ली जाती है. तो रविकांत जी, मेरी सलाह है कि आप किसी वकील से संपर्क करें जो कि कॉर्पोरेट मैटर्स देखते हैं. वो आपको इसमें सहायता कर पाएंगे केस डाल के. केस का फैसला कब होगा
ये हम कुछ नहीं कह सकते, 2 साल 3 साल लग सकते हैं, ज्यादा भी लग सकते हैं, पर कम से कम आप एक राह पे चल पड़े। और आपको लगता है कि शायद उनको एक एसोसिएशन बना लेनी चाहिए बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके साथ यही एक स्थिति है, तो अगर वो मिलकर करें तो ज्यादा बल होगा? जी हाँ सोनू, उसको हम क्लास सूट कहते हैं। जी। तो अगर ऐसे सब निवेशक आपस में मिल जाए, और पीछे हुआ भी है, क्योंकि हम स्पेसिफिक्स में नहीं जाते हैं, नाम नहीं लेते हैं किसी भी ब्रोकर का या ऐसे, तो जी हाँ, अगर आप क्लास सूट करें तो क्लास सूट तो ये लीगल हिस्ट्री बताती है कि क्लास सूट ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, वहां पर सुनवाई भी जल्दी होती है और उसका जो परिणाम है वो भी फेवरेबल निकलता है। तो अगर रविकांत जी ऐसे लोगों को इकट्ठा कर पाए, आप ही एक क्रूसेडर बन जाएं और आप लोगों को इकट्ठा करें और क्लास सूट डाल दें, तो ये तो सोनू को आप धन्यवाद करिएगा, ये तो सोने पे सुहागा होगा, हो सकता है आपको इसका रिजल्ट जल्दी मिले। और अब मुंबई से ही हैं हमारे अगले श्रोता रत्नाकर जी हमारे साथ। नमस्कार, सवाल पूछे। हेलो, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। हाँ, मेरा सवाल है, पहला सवाल है कि ये जो आईपीओ आते हैं, आईपीओ का जो इशू प्राइस जो फिक्स होता है विथ प्रीमियम, वो कैसे होता है, ये एक है सवाल। दूसरा, आने वाले समय में अभी नेक्स्ट वीक में ये जो सेंसेक्स अबाउ 58,000 चल रहा है, तो रिटेल इन्वेस्टर ने नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? चलिए रत्नाकर, बहुत रेलेवेंट सवाल है। देखिए, आपने आईपीओ का पूछा, प्राइस कैसे? आईपीओ का प्राइस फिक्स होता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है, उसको बुक बिल्डिंग मेथड से होता है। थोड़ा सा टेक्निकल है, पर मैं आपको मोटे तौर पे बता देता हूँ। कंपनी ने आज तक जो मुनाफा कमाया है, कंपनी की जो बुक वैल्यू है, कंपनी की जो नेटवर्थ है, उनके प्रोमोटर्स की रेपुटेशन है, सेक्टोरल वेट कितना है, इसके आधार पर बुक बिल्डिंग की जाती है कि मान लीजिए 10 रुपए का शेयर 500 या 700 या 680, 540, जो भी कीमत डिसाइड होती है, उस पर फिर एक प्रीमियम की रेंज फिक्स कर दी जाती है कि इस रेंज में आप आईपीओ निकाल सकते हैं। तो ये मोटे मोटे फैक्टर्स होते हैं जिनके आधार पर टोटल शेयर कितने हैं, मार्केट कैप कितनी होने वाली है, उसकी बुक वैल्यू कितनी है, उसको डिवाइड किया जाता है, वगैरह वगैरह। तो एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है जिसके आधार पर आईपीओ की प्राइस फिक्स की जाती है। आपने नेक्स्ट वीक रिटेल इन्वेस्टर का पूछा, तो देखिए, नेक्स्ट वीक हम निरंतर मार्केट मंत्रा में भी, मनी मैटर्स में भी इसका जिक्र करते रहते हैं कि मार्केट थोड़ी ओवरबॉट है इस समय, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंडरटोन बुलिश है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, परंतु एक बहुत ऐसे मकाम पे मार्केट इस टाइम खड़ी हुई है जहां पर नीचे जाने के भी चांसेस हैं, क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन के फियर्स है, डेल्टा वेरिएंट अभी गया नहीं है, बढ़ रहा है, भारत में भी अभी पूरी तरह रोज 30-40 हजार केसेस दिखाई देते हैं। वहां से हम ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां से कुछ भी हो सकता है। तो रिटेल निवेशकों को मेरी सलाह यह है कि इस समय आप बहुत ज्यादा एडवेंचर ना दिखाएं, बहुत सोच समझ के ट्रेड करें, बल्कि अगर थोड़ा इंतजार कर सकते हैं और आप मार्केट की करेक्शन आए, तब मैं रत्नाकर जी आपको सलाह दूंगा आप एंटर करें। थोड़ा कई बार ट्रेड नहीं करना भी एक स्ट्रैटेजी होती है, तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा। Dharamveer from Delhi, we request you to stay with us as we tell you that the rupee in the business week ended yesterday weakened 50 paise against the US currency. The local unit fell amid strengthening in the dollar. During the week, the domestic currency slipped to close at 73 rupees and 50 paise per dollar. The dollar index, which indicates the US dollar's strength against a basket of 6 other leading currencies, rose 0.11% yesterday to finish at 92.58. We go over to Dharamveer from Delhi. Welcome, Dharamveer. हेलो जी, welcome. Please ask your question. हाँ सर, नमस्कार जी, मैं धर्मवीर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी, हाँ जी धर्मवीर जी, नमस्कार। मैं धर्मवीर, आपसे मेरी बात हुई थी कि हाँ जी धर्मवीर, बैंक ने बिना हमारी मंजूरी के एफडी ब्रेक कर दी थी। वो एफडी हमारी रिन्यूअल थी, ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाती, पर उन्होंने अपने तरह से उन्होंने ब्रेक कर दी। जब तक हमें जानकारी मिली तब तक हमारे को ये मालूम हुआ कि एफडी हमारी ब्रेक कर दी है, और जब हमने नई एफडी बनवाई तो उसमें हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो चुका था। तो इसलिए हमने ब्रांच से शिकायत करी, तो ये बोला कि हमारे को जो पिछला इंटरेस्ट रेट से ही हमारी एफडी दी जाए, या नहीं तो हमारे को जो लॉस है वो दिया जाए। इसलिए नोडल से भी हमने बोला, नोडल को भी कंप्लेंट करी। नोडल ने फिर ब्रांच को बोल दिया कि इनकी जो कंप्लेंट है ठीक है, इस पे कार्रवाई करें। और 1 साल से ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई। दोबारा मैनेजर साहब बदल गए, मैनेजर साहब को दोबारा उनको बोला तो उन्होंने भी यही करा कि आपको हेड ऑफिस भेजा जाएगा कंप्लेंट। और इसमें ये क्यों इतना देर लग जाती है कि 1-1.5 साल इसमें इन लोगों ने, उनकी अगर कस्टमर की गलती होती है तो तुरंत बैंक पैसा काटती है। अगर बैंक की अगर गलती है तो इसको कौन सुनेगा? या आरबीआई सुने की तरफ भी कंप्लेंट करनी चाहिए, हमें इसकी जानकारी दीजिए। और दूसरी बात ये कि दिव्यांग लोग के बारे में पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोग वहाँ एफडी में पैसा लगा के मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं,
जो हमारे पास हम चाहते हैं कि हम ऐसी जगह पैसा लगाएं कि जहाँ थोड़ा अच्छा प्रॉफिट भी रहे और इस चीज से भी हम जानकारी अब इसके बारे में। चलिए धर्मवीर जी, आपने पहले भी मुझे याद आ रहा है इस बारे में जिक्र किया था किसी अन्य शो में कि आपकी बगैर मर्जी के एफडी तोड़ दी गई और उसको कम रेट पे लगा दिया गया। देखिए, आपने हालांकि कार्रवाई करी, आप कह रहे नोडल ऑफिसर ने बोला, पर बैंक ने, बड़ी दुर्भाग्यवश बात है और हमें पूरी इस बात की सहानुभूति, दुख है कि आपको अभी तक रिड्रेस नहीं हो पाया, तो इसको आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता देता हूँ, आप एक आरबीआई को चिट्ठी लिख सकते हैं, एक बैंकिंग ओम्बड्समैन होता है, आप ऑनलाइन जाइए, बैंकिंग ओम्बड्समैन सरकार ने अपॉइंट कर रखा है, एक कॉपी आप उसको मार्क करें, एक कॉपी आप बैंक का जो जोनल ऑफिस और हेड ऑफिस जो है वहां पर एक कंप्लेंट सेल हर बैंक में होता है, क्योंकि हम आपसे बैंक का नाम नहीं पूछना चाहते, हर बैंक में एक नोडल ऑफिसर होता है। आप उस नोडल ऑफिसर को आप उसको एक ईमेल डालें या फोन से आप कंप्लेंट कर सकते हैं और फोन से कंप्लेंट करके आप उसको सारी बात बताएं। तो इसको जल्दी ये कि फॉलो अप ही धर्मवीर जी इसका एक तरीका है, क्योंकि बैंक ये स्वीकार कर चुका है कि ये उसने गलती करी है, बगैर आपकी मर्जी के नहीं होना चाहिए था। तो क्योंकि ये ऐसा है तो आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप अगर इस पे लगे रहेंगे, जी ये दुर्भाग्य की बात है कि आपको इस पे इतना फॉलो अप करना पड़ रहा है। आपने ठीक कहा, ग्राहक की गलती होती है फौरन हो जाता है, जब बैंक गलती कर रहा है तो इतना समय लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जो बैंक के हुक्मरान है, जो रिजर्व बैंक के सीनियर ऑफिसर्स है, वो कभी नहीं चाहेंगे। मुझे लग रहा है कोई प्रोसीजरल डिले है या थोड़ा उसको नजरअंदाज किया जा रहा है छोटा सा केस होने की वजह से। आप फॉलो अप करें, मुझे उम्मीद है पूरी। और अगर हमारी आवाज ये शो के माध्यम से पहुंच रही है तो हम तो आपकी तरफ से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी आपकी समस्या का निस्तारण किया जाए। और आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शेयर मार्केट में करें, म्यूचुअल फंड्स में करें, और भी निवेश के जरिए हैं वहां करें। उसके बारे में आप फिर कभी डिटेल में पूछेगा तो इसको हम आपको विस्तार से बताने में हमें प्रसन्नता होगी। Pradeep from Sonipat, please stay with us as we tell you that the U.S. main equity indices plunged yesterday amid tensions between the U.S. and China. Investors also remain concerned over higher inflation. Latest data showed that U.S. producer prices rose solidly in the last month, leading to the biggest annual gain in nearly 11 years. It indicated that high inflation was likely to persist amid the pandemic hit supply chains. The Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 both declined 0.8% and the Nasdaq Composite Index tumbled 0.9%. प्रदीप जी, आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से अपना सवाल पूछे, समय कम है। नमस्कार सर जी। नमस्कार। ये जो अभी कुछ टाइम पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने ई-रूपी कार्ड, ई करेंसी, भारत की करेंसी जी जो वो पढ़ रही थी कि कुछ टाइम में आएगी, तो मेरा क्वेश्चन यही है कि वो कब तक आम कस्टमर उसको यूज कर पाएंगे। चलिए, अब आप, क्योंकि समय कम है प्रदीप जी, मैं बहुत बोलूंगा कि दिसंबर में सुनने में आ रहा है इसका शायद ट्रायल किया जाएगा, और अगर ट्रायल सक्सेसफुल रहा तो जल्द ही आपको अपने जेब में आपके नोट और सिक्के पड़े होते हैं उससे निस्तारण मिल जाएगा और सब कुछ वर्चुअल करेंसी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और थोड़ा सा बताएंगे कि वर्चुअल करेंसी इस्तेमाल करने का फायदा क्या होगा उपभोक्ताओं को? वर्चुअल करेंसी इस्तेमाल करने का सोनू फायदे ही फायदे हैं। देखिए, पैसे की ट्रेल रहेगी, कोई आपसे चोरी नहीं कर सकता, पेमेंट करना बहुत आसान है, जेब में नोटों की गड्डियां और उसको भर भर के जरूरत नहीं है, कोई आपसे छीना झपटी नहीं कर सकता, कहीं खो नहीं सकती, 2 नंबर के काम भी नहीं हो सकते, उसमें ब्लैक मनी जनरेशन भी चेक होगा। फायदे ही फायदे। सोनू, मैं गिरवाऊं तो बाकी का मार्केट मंत्रा आधे घंटे का इसी में जाएगा, पर इसका बहुत जल्दी दिसंबर में सुनने में आया है कि ट्रायल होगा, और ट्रायल सक्सेसफुल रहा तो प्रदीप जी को की जेब में हम डिजिटल करेंसी हमें देख के और प्रसन्नता होगी। And what's your outlook for the coming week? 30 seconds. I think, Rajesh, it's looking a bit dicey at this point of time. The undertone is bullish, but any news trigger on the negative side can bring a correction to the market. However, the undertone is bullish. If there is nothing negative, we can still see some more rise in the market from here, although it is overbought. On this positive note, हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। शरद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी उसके लिए। Thank you, Sharad, for being with us. And before we close the headlines once again, domestic stocks witnessed modest gains during the week ended yesterday. Sensex closes above 58,300. Nifty finishes above 17,350 level. Rupee logged weekly loss of 50 paise against the dollar. And U.S. equity indices declined amid investors' concern over inflation. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.